नमस्कार, राम गुलाम ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग अध्ययन करेंगे 1913 ईस्वी का सरकारी शिक्षा प्रस्ताव। इसके पहले हम लोगों ने अध्ययन किया गोखले बिल का 1911। तो गोखले बिल में जो प्रमुख प्रस्ताव थे वो किसी कारण से स्वीकृत नहीं हो पाए, अलग बात है। लेकिन उसमें जो प्रस्ताव बन के आया था कि प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य एवं निःशुल्क हो, प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य एवं निःशुल्क हो, लेकिन आने वाले समय में जो भी शिक्षा संबंधी आयोग आया उसमें से कुछ न कुछ बातों को अवश्य किसी प्रकार से माना गया। तो ये हम कह सकते हैं एक प्रकार से हमको अप्रत्यक्ष से कुछ सफलता मिली कि उससे कुछ प्रेरणा लेकर के आने वाले आयोग या शिक्षा कमीशन ने उसमें कुछ सुधार किया। आइए चर्चा करें 1913 ईस्वी का सरकारी शिक्षा समिति या प्रस्ताव। उस समय गोखले बिल को तो अस्वीकृत कर दिया गया विभिन्न कारणों से, लेकिन उसके कुछ साल बाद 1913 ईस्वी में 21 फरवरी को सरकार एक सरकारी प्रस्ताव लाती है शिक्षा के संबंध में, जिसमें विभिन्न बातों पर विचार कर उसमें सुधार करने का प्रयास का सिफारिश करती है, जिस पर चर्चा करें। जिसमें मुख्य रूप से इस बात पर जोर दिया गया कि शिक्षा को व्यवहारिक एवं जीवन उपयोगी बनाया जाए। जो शिक्षा है उसको व्यवहारिक एवं जीवन उपयोगी बनाया जाए। ऐसी शिक्षा हो जो व्यवहारिक मतलब व्यवसायिक पाठ्यक्रम से संबंधित हो, हमको रोजगार परक शिक्षा के रूप में हो, और जीवन उपयोगी यानी उसकी शिक्षा लेने के बाद जीवन में विभिन्न प्रकार की समस्या को सामना करना हो या विभिन्न प्रकार की बातें हो, उससे हमको शिक्षा में लाभ मिले, उपयोगी बनाना। आइए चर्चा करते हैं। इस प्रस्ताव में शिक्षा के 3 स्तर, प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च स्तर, तीनों स्तर पर कुछ प्रस्ताव बिंदु रखे गए, कुछ सिफारिश रखे गई। आइए उनकी चर्चा करते हैं। पहले प्राथमिक स्तर पर पाठ्यक्रम में कला शारीरिक शिक्षा का समावेश हो। दूसरा, विद्यालय उचित स्थान पर खुले। अगला, स्थानीय संस्थानों के सहयोग से शिक्षा व्यवस्था चले। मकतब और पाठशाला को अनुदान मिले। अगला, निरीक्षण विभाग की स्थापना हो। अगला, शिक्षक अनुभवी हो। अगला, एक अध्यापक पर 30 से 40 छात्र संख्या हो। अगला, विद्यालय स्वच्छ साफ सुथरा हो। और माध्यमिक स्तर पर क्या इन्होंने सुरक्षा के अंतर्गत प्रस्ताव दिए। विद्यालय संख्या बढ़ाने की अपेक्षा एक आदर्श विद्यालय का मॉडल अपनाया जाए। गैर सरकारी स्कूलों को अनुदान दिया जाए, निजी विद्यालय को। विज्ञान विषय का पाठ्यक्रम में समावेश करना। छात्रों का स्वास्थ्य शिक्षा, छात्रों को स्वास्थ्य शिक्षा के बारे में या स्वास्थ्य विज्ञान के बारे में जानकारी दी जाए। स्कूल में फाइनल परीक्षाओं यानी परीक्षा अगले क्लास में जाने के लिए ऐसी व्यवस्था हो जो एक फाइनल परीक्षा के रूप में व्यवस्था हो। और उच्च शिक्षा में इन्होंने व्यवस्था की प्रत्येक प्रांत में एक विश्वविद्यालय हो। अगला, विश्वविद्यालय का कार्य अधिक है, इस वजह से जो इस हाई स्कूल संबंधी मान्यता देखते तो उसको उससे अलग किया। अगला है कि आपका ऐसा उच्च शिक्षा संस्थान हो, विश्वविद्यालय हो या डिग्री कॉलेज हो जिसमें छात्रावास हो, पुस्तकालय हो, पाठशाला हो आदि। और विश्वविद्यालय की प्रादेशिक सीमा को निश्चित किया जाए कि वो कहाँ तक सीमा इत्यादि। आइए इसका बिंदुवार चर्चा करते हैं। प्राथमिक शिक्षा। प्राथमिक शिक्षा क्षेत्र में पाठ्यक्रम में कला और शारीरिक शिक्षा का समावेश हो। इन्होंने कहा इस प्रस्ताव में कि पाठ्यक्रम ऐसा हो जिसमें ड्राइंग, कला और शारीरिक शिक्षा के बारे में विशेष बातों को बच्चों को प्राथमिक स्तर बताया जाए, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं, अगर सिर्फ पढ़ाएंगे तो शायद उनका मन उसमें ना लगे। थोड़ा सा रोचक बनाने के लिए उनके अन्य एक्टिविटी के रूप में जब कला का प्रयोग करेंगे, ड्राइंग का, तो बच्चे उस पर रुचि लेंगे और उनके आंतरिक गुणों का विकास होगा। शारीरिक शिक्षा के जब विकास के बारे में बताएंगे तो बच्चों को खुद अपने शरीर के विकास के बारे में, साफ सफाई के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में जब हम पढ़ाएंगे कि खाने से पहले हाथ धोना चाहिए, सोने से पहले हाथ पैर धोना चाहिए इत्यादि, तो वो खुद उस ओर जागरूक होंगे और स्वस्थ होंगे और बीमार कम होंगे। अगला, विद्यालय उचित स्थान पर हो।
इसका क्या मतलब है, ऐसा विद्यालय का स्थापना किया जाए जहां विद्यालय की आवश्यकता हो। ऐसा नहीं है कि सरकारी मान लीजिए धन है तो कहीं भी यूज हो जाए, नहीं, जहां निर्जन स्थान हो या जहां ऐसा क्षेत्र जनसंख्या अधिक हो, शिक्षा लेने वाले अधिक हो, लेकिन पास विद्यालय ना हो, दूर विद्यालय हो, तो ऐसे स्थान पर शिक्षा संस्थान खुले। अगला, स्थानीय संस्थाओं के सहयोग से शिक्षा व्यवस्था चलाना। जो इसका कहना मतलब जो स्थानीय निकाय है, संस्था है, उनको स्कूल चलाने, शिक्षा चलाने का अधिकार देना, जिससे लोकल रहेंगे तो उन समस्याओं को जानेंगे और अपने स्तर से उसको हल करेंगे। अगला, शिक्षक अनुभवी हो, यानी जो शिक्षक हो उसको कम कम 1 वर्ष का अनुभव प्राप्त हो, अनुभवी हो, प्रशिक्षित हो और एक जो निश्चित मानक तय हो वो उत्तीर्ण हो। जब अनुभवी होगा तो उसको बताना नहीं पड़े क्या करना है। जैसे आप देख रहे हैं आज विभिन्न प्रकार से प्रशिक्षण कॉलेज हैं, बीएड है, बीटीसी है, डीएलएड जिसको कहते हैं आदि है, जिनको प्रशिक्षण दिया जाता है और समय समय पर विभिन्न कॉलेज में इंटर्नशिप पर भेजा जाता है, जिससे उनको शिक्षण का अनुभव हो। जब हम एक किताबी ज्ञान हो गया और एक व्यवहारिक ज्ञान, जब हम वास्तविक दुनिया में जा करके शिक्षण का अनुभव लेंगे, साल 2 साल, कम से कम 1 साल माना गया है, इससे अधिक होगा, तो जो पढ़ाने की कला है, समस्या समाधान है या गुण है, वो हमारे अंदर पहले से आएगा। अगला, एक अध्यापक पर 30 से 40 छात्र संख्या हो। ऐसा क्या अनुपात रखा गया कि एक अध्यापक हो तो अधिकतम छात्र 30 से 40 हो, क्योंकि बहुत ज्यादा छात्र संख्या होगी तो टीचर उस पर निरीक्षण नहीं कर पाएंगे, उचित रूप से देखभाल या पढ़ाई की व्यवस्था नहीं हो पाएगी। अगला है, विद्यालय स्वच्छ हो, अर्थात विद्यालय का जो वातावरण है वो स्वच्छ हो, साफ सुथरा हो, क्योंकि स्वच्छ रहेगा तो वातावरण स्वच्छ रहेगा, लोग बीमार नहीं पड़ेंगे, देखने में अच्छा लगेगा। यानी हर प्रकार से वातावरण जो होना चाहिए साफ सुथरा होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए, जो एक शिक्षा के लिए उचित है। अगला देखते हैं इत्यादि। यह माध्यमिक स्तर पर क्या इन्होंने कहा कि विद्यालय संख्या वृद्धि के अलावा, विद्यालय बढ़ाने के अलावा वो क्या करें, बल्कि वो इस बात पर ध्यान दें कि आदर्श विद्यालय, आदर्श मॉडल हेतु भी इन्होंने प्रयास किया कि संख्या ना बढ़ाएं, उसकी क्वालिटी को बढ़ाएं। हम 50 विद्यालय कर दे, उसमें उचित व्यवस्था ना हो तो बेकार हो। विद्यालय कम रहे लेकिन उसमें सारी व्यवस्था, शिक्षक की, छात्र की, पुस्तकालय की, पठन पाठन की, अन्य सुख सुविधा सब अच्छा हो। एक आदर्श विद्यालय का मॉडल के रूप में विद्यालय को विकसित किया जाए। और पाठ्यक्रम में विज्ञान विषय को रखा जाए। माध्यमिक स्तर पर जब विज्ञान को रखा जाएगा तो उनके अंदर वैज्ञानिकता का विकास होगा और जिसके कारण उनके अंदर सोचने की क्षमता बढ़ेगी, मानसिक स्तर बढ़ेगा इत्यादि। अगला, छात्र का स्वास्थ्य शिक्षा, छात्र को स्वास्थ्य शिक्षा के बारे में जानकारी देना, अर्थात पाठ्यक्रम में स्वास्थ्य संबंधी विषय को रखना, स्वास्थ्य संबंधी अध्ययन से संबंधी घंटी पढ़ाना, जिसमें स्वास्थ्य जान ही रहे कि स्वास्थ्य कहा जाए तो लाख धन से भी बेहतर है। जैसा कि विद्वान ने कहा है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। जब आदमी स्वस्थ रहेगा तो स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होगा, जब कुछ सोचेगा। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति बीमार है, अगर बीमार व्यक्ति सोचेगा तो उसकी मानसिकता बीमार की होगी। हर व्यक्ति, जैसे हम सब ले लें, हम सब कभी न कभी बीमार पड़ते हैं और जब बीमार होते हैं तो क्या हमारे सोचने का स्वस्थ दृष्टिकोण होता है? नहीं। उस समय हमारे पास स्वस्थ शरीर है नहीं तो दिमाग भी स्वस्थ नहीं रहेगा, तो सोच जो रहेगा वो भी हमारी कुछ संकीर्ण, कुछ बीमार से रहेगी। इसलिए स्वास्थ्य विज्ञान के जब जानकारी देंगे तो बच्चे उसके बारे में जागरूक होंगे और स्वस्थ रहेंगे, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से आदि। अगला, स्कूल में फाइनल परीक्षा हो, यानी एक क्लास से अगले क्लास जाने के लिए जैसे इस समय आपका वार्षिक परीक्षा होती है, उसी प्रकार उस परीक्षा की व्यवस्था हो जिसमें बच्चों को अगले क्लास में जाने के लिए तैयार करना एवं उस योग्य पढ़ाई करने के बाद अगले क्लास में जाए तो दिक्कत ना। ऐसा ना हो कि कोई बच्चा है अगले क्लास में जाए तो उसमें बहुत कमजोर हो, क्योंकि पहले जो परीक्षा व्यवस्था थी या शिक्षा व्यवस्था थी बहुत कमजोर थी, तो सबको समस्या आएगा। इसलिए परीक्षा व्यवस्था के अंतर्गत उसको उत्तीर्ण करके अगले क्लास में जाने की व्यवस्था करना इत्यादि। आइए अब उच्च शिक्षा के संबंध में जो सुधार हुआ उस पर चर्चा करते हैं।
प्रत्येक प्रांत में एक विश्वविद्यालय बने। इसके पहले जो कुछ विश्वविद्यालय थे और कुछ महाविद्यालय थे जो पर्याप्त नहीं थे पूरे भारत के लिए, इसलिए ये व्यवस्था की गई इसमें कि प्रत्येक प्रांत में कम से कम एक विश्वविद्यालय हो। प्रत्येक प्रांत में कम से कम एक विश्वविद्यालय हो, जो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा, इसमें आप कह सकते हैं एक कदम था कि जब विश्वविद्यालय होगा तो उससे संबंधित विभिन्न सुख सुविधा होगी, शिक्षा का विशेष योगदान होगा। अगला आपका है विश्वविद्यालय का कार्यभार अधिक बढ़ गया था, जिस कारण उसको विश्वविद्यालय को पहले हाई स्कूल की मान्यता संबंधी काम को भी देखना पड़ता था, जिससे जब वो तो शुरुआत का दौर था, लेकिन जब बाद में विश्वविद्यालय का अपना एक वर्क होता है, एक जिम्मेदारी होती है, एक व्यवस्था होती है, वो बढ़ जाने के बाद अब इसका काम और बढ़ गया। पहले तो था ही, और बढ़ गया कि स्कूल हाई स्कूल संबंधी जो भी मान्यता संबंधी प्रक्रिया है वो विश्वविद्यालय देखेगा, तो काम बढ़ा और हाई स्कूल का मान्यता संबंधी काम बढ़ा। तो इसमें ये व्यवस्था किया गया कि विश्वविद्यालय का काम अधिक बढ़ गया है, इसलिए इसको कुछ काम इसका हल्का किया जाए। जो हाई स्कूल संबंधी मान्यता संबंधी जो भी इसकी जिम्मेदारी थी उससे उसको मुक्त करके एक अलग विभाग बना दिया गया। हाई स्कूल मान्यता इस विभाग से मिलेगी, जिसके कारण विश्वविद्यालय का जो वर्कलोड था या कार्यभार अधिक थी वो कम हो गया। सिर्फ इसका यही जिम्मेदारी है कि अपना और अपने अधीनस्थ जितने डिग्री कॉलेज हैं, महाविद्यालय हैं, उसमें शिक्षण संबंधी विभिन्न कामों को, व्यवस्था को देखना एवं शिक्षण संबंधी सुधार करना। आगे देखते हैं कि उच्च शिक्षा छात्रावास, पुस्तकालय, प्रयोगशाला। विश्वविद्यालय में या महाविद्यालय ऐसा बने जिसमें छात्रावास की व्यवस्था हो, पुस्तकालय की हो, प्रयोगशाला। छात्रावास जो बच्चे दूर से आते हैं उनको वहाँ हॉस्टल, जिसको कहते हैं हॉस्टल के रूप में रहने की सुविधा मिले और उच्च शिक्षा लें। और पुस्तकालय उनके ज्ञान की वृद्धि के लिए पुस्तकालय हो, जहाँ अच्छी और नवीन और उत्तम बुक रखी हो, जहाँ वो अपने ज्ञान को बढ़ा सके। और प्रयोगशाला यानी लैब, प्रयोगशाला भी हो कि विभिन्न विषयों में जहाँ प्रयोगशाला की आवश्यकता पड़ती है वहाँ वो प्रयोगशाला जाके प्रयोग करके अपने बौद्धिक स्तर को, अनुभव को बढ़ा सके। आगे है विश्वविद्यालय की प्रादेशिक सीमा निश्चित हो। जो विश्वविद्यालय है उसका कार्य क्षेत्र कहाँ तक होगा, उसके अंतर्गत कौन कौन से महाविद्यालय आएंगे, किस सीमा तक आएंगे, उसका एक निर्धारण हो। जैसे गोरखपुर का विश्वविद्यालय है तो कि आसपास के क्षेत्र से संबंधित है, मान लो गोरखपुर का बहुत दूर होगा तो जब अधिक उसके अंतर्गत महाविद्यालय होंगे तो शायद उसको कार्य करने में असुविधा होगी। उसका एक निश्चित परिधि हो, वो तय विश्वविद्यालय करे कि उसका कार्य क्षेत्र कहाँ तक है और उसके अंतर्गत कौन से महाविद्यालय आएंगे जिसकी जिम्मेदारी इसके अंतर्गत संचालित होगी। इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि 1913 का जो सरकारी शिक्षा प्रस्ताव है इसमें कुछ बातों को रखा गया, जैसे रखा गया कि प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क एवं अनिवार्य बनाया जाए, जो इसके पहले गोखले बिल में कहा गया था। अब ये इस बात पर गौर कीजिए कि वो अस्वीकृत हो गया, लेकिन उन बातों को, कुछ बातों को लिया गया कि प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य हो, निःशुल्क हो और ऐसे वर्ग को दिया जाए जो पिछड़े हो, कमजोर हो। ये बहुत बड़ी उपलब्धि कर सकते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में एक ऐसा कदम था जो प्राथमिक स्तर पर दिया जा रहा था। जब प्राथमिक स्तर पर शिक्षा दिया जाएगा तो बच्चे माध्यमिक और उच्च पर अवश्य पहुंचेंगे और शिक्षा का जो परसेंटेज है या साक्षरता दर है बढ़ेगी। जब जिस देश में शिक्षा दर बढ़ती है, साक्षरता दर बढ़ती है, वहाँ के लोग उतने अच्छे होते हैं, देश विकास करता है इत्यादि। इस प्रकार आज हम लोगों ने इनके बारे में जाना और इसके अगले क्लास में इसके आगे का अध्ययन करेंगे। नमस्कार।